इस कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक सफर से जो 23 जून 2018 को शुरू हुआ था। लेकिन इन यंग फुटबॉलर्स का ये एडवेंचर उनके लिए एक मुसीबत बन गया और पूरी दुनिया के मीडिया की नजरें इस पे जम गई। What were you thinking? Just a crazy idea. How many of you? 13. You're talking about a 5-hour dive. कहानी शुरू होती है एक बर्थडे से। आज 23 जून को तिरुपत नाइट सोमपियानजाई 17 साल का हो गया। ये फुटबॉल क्लब वाइल्ड बोर्स का एक प्लेयर था। वाइल्ड बोर्स 11 से 16 साल के लड़कों की फुटबॉल टीम थी जिनका एक कोच और एक असिस्टेंट कोच था। उस दिन उनकी ट्रेनिंग रूटीन के मुताबिक जारी रहती है। हेड कोच अपने खिलाड़ियों को सी ऑफ करता है और अपना फोन साइड पे रखते हुए दूसरी टीम के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन चंद ही घंटों बाद जब कोच दोबारा अपना सेलफोन निकालता है तो क्या देखता है, उसके फोन पे वाइल्ड बोर्स के 12 लड़कों के रिलेटिव्स की बहुत सारी मिस कॉल्स आई होती हैं। मालूम ये हुआ कि इतने घंटे गुजरने के बाद भी तमाम बच्चे अपने घर नहीं पहुंचे थे। कोच ने अपने तौर पे प्लेयर्स को कॉल की, लेकिन किसी भी बच्चे या टीम के असिस्टेंट कोच से उसका राबिता ना हो सका, जबकि एक प्लेयर ने उस वक्त फोन का जवाब नहीं दिया। सैंग पॉल, जो कि टीम का एक 13 साल प्लेयर था, उससे राबिता हो गया क्योंकि उसकी मदर ने उसे ट्रेनिंग से खुद पिक किया था। उसने कोच को बताया कि टीम के दूसरे प्लेयर्स अपने असिस्टेंट कोच एकापोल अके चेटावांग के साथ अपनी साइकिलों पर करीब ही में मौजूद थाम लॉन्ग केव्स में गए थे। हुआ कुछ यूं कि नाइट, जिसकी आज बर्थडे थी, उसके घर वालों ने घर में एक बहुत ही खूबसूरत बर्थडे पार्टी अरेंज कर रखी थी। लेकिन उस दिन उसको घर जाने की जल्दी नहीं थी। उसने अपने दोस्तों यानी फुटबॉल टीम वाइल्ड बोर्स और अपने असिस्टेंट कोच के साथ ही में मौजूद एक केव थाम लॉन्ग को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में यंग लोगों के लिए उनकी बर्थडे स्टाइल में मनाना उनका एक ख्वाब होता है, तो ये सब आज एक एडवेंचर पर जा रहे थे। अब कोच, जिसको बच्चों के रिलेटिव्स की कॉल्स आ रही हैं, वो वहां से सीधा केव्स की तरफ जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक बहुत ही टेरिफाइंग डिस्कवरी की। केव्स के दरवाजे पर कोच को बच्चों की छोड़ी हुई साइकिलें मिली, जिसका मतलब था कि टीम अभी भी केव के अंदर है। लेकिन यहाँ से परेशानी का वो मरहला शुरू होता है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। केव के अंदर वाइल्ड बोर्स एक मुश्किल में फंस चुके थे। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और पहाड़ पर गिरने वाला सारा पानी कहीं ना कहीं तो जाना था, और ये कहीं ना कहीं था थाम लॉन्ग केव सिस्टम, जो कि अब तेजी से पानी से भर रहा था। वो बाहर आना चाहते थे, लेकिन उसके बजाय पानी भर जाने की वजह से उनके पास केव में मजीद गहराई तक जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब वो इस केव में 4 किलोमीटर आगे तक जा चुके थे, जहाँ पे एक खुश्क हिस्सा था जिसे पटाया बीच कहा जाता है। केव की एंट्रेंस पर पानी की एक रैपिड स्ट्रीम बह रही थी। इसकी वजह से एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हो रही थी। लोकल अथॉरिटीज भी वहां पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने देखा कि लड़कों की साइकिलें और उनका सामान एंट्रेंस पे मौजूद है, और अगर अब भी वो अंदर जिंदा हैं तो यकीनन वो फंस चुके थे। अब पानी का लेवल इतना ऊपर आ चुका था कि इसने बाहर से भी मजीद एक्सेस को रोक दिया था। लोकल अथॉरिटीज के अलावा थाई नेवल सील्स के खुसूसी डाइवर्स को चियांग राई के इलाके में बुलाया गया, जहां एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई गई ताकि टीम को रेस्क्यू के लिए सेटअप किया जा सके। इसके अलावा एक ब्रिटिश नेशनल ने थाई अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया और उन्हें हेल्प करने की ऑफर दी। इस शख्स का नाम वर्नन अर्न्सवर्थ था। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड केवर था। वर्नन अर्न्सवर्थ कई सालों से इस केव की एक्सप्लोरिंग और मैपिंग कर रहा था। ये इसी एरिया में रहता था और थाम लॉन्ग केव के सिस्टम को अच्छी तरह से समझता था। थाम लॉन्ग थाईलैंड की 4th लॉन्गेस्ट केव है और एंट्रेंस से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर ये केव टी सेक्शन में 2 रास्तों में बढ़ जाती है। यहाँ से पूरी केव 10 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक फैली हुई है, और बच्चे, अगर वो अब भी जिंदा हैं, तो मोस्ट लाइकली एक ऊंचे हिस्से में मजीद अंदर जा चुके हैं। हकीकत यह है कि अनवोर्स का वहाँ होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। उसने केव डाइवर्स जॉन वैलेंथन और रिक स्टैंटन को रेस्क्यू एफर्ट्स में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ये दोनों बहुत अरसे से डाइव बडीज थे और इनके दरमियान बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि इन्होंने एक साथ मिलकर काफी सारे रेस्क्यू और बॉडी रिकवरी मिशन एक साथ किए थे। अब केव के अंदर हालात ये थे कि तमाम लड़कों और उनके कोच ने सेंस ऑफ टाइम खो दिया था, क्योंकि अंदर शदीद अंधेरा था। इसकी वजह से खौफ या शायद दहशत उनके अंदर पैदा हो चुकी थी, लेकिन उनके अंदर अभी भी जिंदा रहने का अज़्म था। ये ग्रुप उस खुश्क शेल्फ पे एक साथ इकट्ठा हो गया।
कोच एके, जो कि एक मॉन्क रह चुका था, उसने लड़कों को मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई, जिससे उन्हें पुरसुकून रहने में बहुत मदद मिली। लेकिन बाहर हर रोज नए एक्सपर्ट्स के आने के साथ ये खतरा बढ़ता जा रहा था कि कहीं स्पेशलाइज्ड केव डाइवर्स का मिशन शुरू होने से पहले ही हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। जबकि ब्रिटिश केव डाइवर्स वहां पहुंचे तो लोगों में स्केप्टिसिज्म पैदा हुआ कि ये बूढ़े लोग क्या कर सकते हैं जो नेवी सील्स नहीं कर सकते। लेकिन नेवी सील्स कभी भी अपनी जिंदगी में केव्स में नहीं रहे, लिहाजा यकीनन उनके पास इस किस्म के स्किल्स नहीं होते जो किसी को नेविगेट करने के लिए चाहिए होते हैं। जॉन के लिए केव डाइविंग एक पैशन था और एक हॉबी भी। वो फुल टाइम IT कंसल्टेंट के तौर पे काम करता था, जबकि रिक स्टैंटन एक फॉर्मर फायर फाइटर था। हालांकि दोनों सिविलियंस में एथलेटिक्स या मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, लेकिन उनके पास एक खास स्किल सेट था जो यहाँ के हालात के लिए परफेक्टली सूटेड है, क्योंकि ये दोनों केव डाइविंग में एक्सपर्ट्स थे। थाम लुआंग में पुअर विजिबिलिटी थी, इसलिए बहुत सी जगहों पर आपको अपना हाथ तक नजर नहीं आता, और कहीं से ये इतनी शैलो है कि इसमें पानी भर चुका है, और कहीं इतनी नैरो है कि इसमें से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए केव के जरिए ये पहला डाइव खास तौर पर मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पानी के बहाव के अगेंस्ट तैरना पड़ रहा था। एक बार जब रैक और जॉन ने सेक्शन में गाइडलाइंस रखे तो दूसरे डाइवर्स के लिए अंदर जाना आसान हो गया। हालांकि ये अब भी एक चैलेंज था। अब डाइवर्स का टारगेट पटाया बीच नामी एक सेक्शन था जो बुलंदी पे मौजूद एक बड़ा चेंबर है, और यही वो जगह थी जो कि इस फ्लडिंग के पानी से लड़कों को सेफ स्पॉट फराहम कर सकता था। शायद यही जगह होगी जहां लड़के गए थे। लेकिन यहाँ पे एक और मुश्किल का सामना था। बारिश मुसलसल तेज होती जा रही थी। हालात को देखते हुए रिक और जॉन को अपने डाइव को रोकना पड़ा। इसके बावजूद थाई नेवी सील्स हथियार नहीं डाल रहे थे। वो पानी की सतह को मुसलसल कम करने में मदद देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे थे। इसके अलावा काउंटलेस वॉलंटियर्स रेस्क्यू मिशन में शामिल हो रहे थे, जैसे समन कॉनन जो फॉर्मर नेवी सील थे। ये एक एक्सपीरियंस डाइवर था जो यहाँ आया। नेवी सील्स ने चेंबर 3 में केव के अंदर एक मुस्तकिल कैंप लगाया। इस बड़े केव ने इक्विपमेंट, एयर टैंक्स और डाइवर्स को मुस्तकिल तौर पर वहां पर रुकने, स्टेशन करने के लिए काफी जगह फराहम की। यहाँ तक कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पानी निकालने के लिए वहां पे पंपिंग स्टेशंस का इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। 12 लड़कों और इनके फुटबॉल कोच के जिंदा होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। लड़के अब 72 घंटे से लापता हैं। लोकल लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो अब भी जिंदा हैं। लोकल रेस्क्यू टीम के जोश और मौसम की कदरे बेहतर सूरत देखते हुए ब्रिटिश वॉलंटियर्स ने दोबारा काम शुरू करते हुए केव सिस्टम में अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट डाइव किया, और उनका गोल था पटाया बीच तक पहुंचना। एक लंबे और थका देने वाले ड्राइव के बाद आखिर वो केव सिस्टम के सबसे ऊंचे मकाम पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ भी लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। रेस्क्यू टीमों के पास ऑक्सीजन टैंक्स में ऑक्सीजन भी कम रह गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारने का फैसला किया और केव के सिस्टम में मजीद आगे बढ़े। उन्होंने हर तरफ गाइड रोप्स भी बिछा दी थी और वो टी सेक्शन से अपने इब्तदाई मंजिल यानी कि पटाया बीच से 2 गुना आगे आ चुके थे। और फाइनली वो डाइव करके जब पानी की सतह के ऊपर आते हैं तो अचानक उन्हें रोशनी नजर आती है। जैसे ही जॉन ने रोशनी की तरफ तैरना शुरू किया, उसे आवाजें आना शुरू हुई। उसने अपना कैमरा ऑन किया और देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। लड़के उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। जॉन ने उनसे पूछा कि तुम कितने लोग हो? उन्होंने बताया कि 13। How many of you? 13. Brilliant. अब यहाँ से रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लड़कों के मिलने पर दुनिया बहुत पुरजोश थी। कोई ये नहीं जानता था कि लड़कों को ढूंढना आसान काम है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्हें केव से कैसे निकाला जाए। एलॉन मस्क ने बच्चों के साइज की एक आबदोज भी बनाई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने यह कहकर इस ऑफर के रिजेक्ट कर दिया कि रिजिड क्राफ्ट ऐसे हालात में टनल से निकल नहीं पाएगी। अब यहाँ पे लड़कों को पानी में से निकालने के लिए डाइव का तरीका सिखाने का भी ऑप्शन था। एक ऑप्शन ये था कि पहाड़ के ऊपर से एक शाफ्ट ड्रिल की जाए और इमरजेंसी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए टीम को रेस्क्यू किया जाए। एक ऑप्शन ये था कि बारिश का मौसम खत्म होने तक इंतजार किया जाए और जब तक लड़के फंसे हुए हैं टीम को खाना फराहम किया जाए, यहाँ तक कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाएं, और पानी की सतह नीचे आने के बाद उन्हें केव से बाहर निकाला जाए। लेकिन साइट पे मौजूद रेस्क्यूअर्स को ये एहसास था कि इनमें से कोई भी ऑप्शन वायबल या रियलिस्टिक नहीं था। इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बच्चों को डाइव सिखाना मुमकिन नहीं था। अब तक वो केव्स की वॉल्स में से ड्रिप होने वाला पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। कुछ लड़कों को न सिर्फ तैरना नहीं आता था, बल्कि वो मुनासिब नींद न होने की वजह से थके भी हुए थे।
टीम तकरीबन 1 किलोमीटर जमीन के नीचे थी और इसके दरमियान ज्यादातर ठोस चट्टान थी जिसे खोदना मुश्किल था। अब रेस्क्यू मिशन में एक ट्रेजेडी हो जाती है। समन कनान, जो कि रिटायर्ड नेवी सील था जिसने एज अ वॉलंटियर मदद की थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी मौत हो गई। इस मौके पर रिक स्टिंटन एक पुराने जानने वाले डॉक्टर रिचर्ड हैरिस से राबिता करता है। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस का 30 साल का केव डाइवर का एक्सपीरियंस था। वो थाईलैंड का सफर करता है और दुनिया के बेहतरीन केव डाइवर्स पर मुश्तमिल एक टीम को इकट्ठा करता है और उसे अंदर ले जाता है। उसने प्रपोज किया कि केव में मौजूद बच्चों को वेट सूट पहनाया जाए, फिर उन्हें सेडेटिव ड्रग्स दी जाएं जिससे वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाएं। उसके बाद एक स्पेशल डाइविंग मास्क उन्हें लगाया जाए। अब इस प्लान पर अमल किया जाता है। लड़कों के हाथ उनके कमर के पीछे बांध दिए जाते हैं ताकि उनके बाजू इधर उधर झूलने ना पाएं, और 80% ऑक्सीजन से भरा हुआ टैंक लड़कों के सीने के सामने रखा गया ताकि उनका सर पूरी तरह नीचे न झुक सके, जिससे हवा का रास्ता बंद हो सकता था। बच्चों को डाइवर्स के साथ बांधा गया ताकि वो कहीं रास्ते में गुम ना हो जाएं, और उस वक्त से उन बच्चों की जिंदगी उन डाइवर्स के हाथ में थी। लेकिन जब पहले 2 बच्चे बाहिफाजत चैम्बर 3 तक पहुंच जाते हैं तो रेस्क्यूअर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये इनसेन प्लान हकीकत में काम कर रहा है। यहाँ चैम्बर 3 में से पानी काफी हद तक कामयाबी से निकाला जा चुका था और नेवी के सील्स बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ मिलकर लड़कों को स्ट्रेचर्स पर रॉकी ट्रेन पर ले गए। पहले दिन 4 लड़कों को कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया गया और अगले दिन मजीद 4 बच्चों को बचा लिया गया। तीसरे और आखिरी दिन आखिरी 4 लड़कों और असिस्टेंट कोच को बचाने का मंसूबा था, और आखिरकार वो लम्हा आया जब दुनिया ने देखा कि 17 दिन बाद पूरी टीम इस केव से मुकम्मल तौर पर आजाद थी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी सेकंड तक तनाव का शिकार रहा, लेकिन अब ये कामयाब हो चुका था। दोस्तों, कोई भी चीज कीमत चुकाए बगैर नहीं मिलती। एक थाई नेवी सील को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खून में इन्फेक्शन हो गया। बैरुत पाकबारा, जो कि एक फर्स्ट क्लास पेटी ऑफिसर था, जो ऑपरेशन के बाद से सेहत के मसाइल का शिकार हुआ और रेस्क्यू के 1 साल बाद वो चल बसा। इसके साथ ही थाई नेवी के 2 सील्स ने फुटबॉल टीम को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। शुरू में दोनों तरफ से कुछ शकूक शुबहात के बावजूद बरतानवी डाइवर्स और थाई नेवी सील्स ने बिलाखिर एक दूसरे को स्ट्रेटेजिकली और एफिशिएंटली आगे बढ़ने में कॉम्प्लीमेंट किया। एक कामयाबी की कहानी जिसे पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया। अब से दुनिया रेस्क्यूअर्स और फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को एक हीरो के तौर पर देख रही थी। इनकी ये कहानी हमेशा मुश्किल तरीन वक्तों में भी इंसानी रेजिलियंस और एक दूसरे की मदद करने की अहमियत के तौर पर एक सिंबल के तौर पर याद रखी जाएगी। अब जबकि दुनिया उनके सेफ रिटर्न का जश्न मना रही थी, वाइल्ड बोर्स और उनके कोच ने अपनी जिंदगियों में एक नए चैप्टर का आगाज किया।